हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे? डाइलेक्ट्रिक। टॉपिक डाल दो, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले थे एनर्जी, फोर्स, लेकिन इसके बिना उसमें पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए इसको खत्म करेंगे तब उस पर आएंगे। ओके। डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे कैप्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और अच्छे से लिखना भी है। तो पहले हम लोग सुनेंगे। अच्छा बताओ, डाइलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग शुरू करेंगे पोलर और नॉन पोलर। एकदम स्टार्ट करते हैं जहां से आपका लेवल शुरू भी नहीं होता है, बहुत स्टार्टिंग से। ओके, देखो लिखो नॉन पोलर। नॉन पोलर टॉपिक देखो, नॉन पोलर सब्सटेंस। देखो नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है? क्या होता है नॉन पोलर सब्सटेंस? क्या होता है? देखो तो लोग पढ़ा हो केमिस्ट्री में। हाँ, इसमें का कुछ टॉपिक जो केमिस्ट्री का भी है, या यूँ कहो कि डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। जो पढ़े होंगे उनको तो अच्छा हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे पढ़ लें। ठीक। तो नॉन पोलर क्या होता है? देखो, एटम में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होगा न्यूक्लियस में। समझना क्या है? तो एटम या मॉलिक्यूल, समझो, एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास, सेंटर पढ़े ना, हम पढ़ाए हुए हैं, मेरा पूरा वीडियो डाला हुआ है सेंटर ऑफ मास। पुराना वीडियो है, थोड़ा सा नॉइज आवाज प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत मस्त पढ़ा हुआ है। खैर, किसी एटम या मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका सेंटर ऑफ मास एटम या मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड कर जाए, सट जाए, तो वैसी स्थिति में वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक। फिर से चल लिखो। तो इफ द सेंटर ऑफ मास of electrons of atom या molecule coincided with the center of mass of protons of that एटम या मॉलिक्यूल, then dipole is not formed। आप लोग पढ़े होइएगा कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें डाइपोल नहीं बनता हो, डाइपोल मोमेंट जीरो, ये ना पढ़े हैं। हाँ, उससे पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने अंदाज में अच्छे से। तो बताओ, डाइपोल इज नॉट फॉर्म। अब सवाल है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के साथ कोइंसाइड करेगा तो डाइपोल बनेगा कहाँ से? डाइपोल के लिए इक्वल अपोजिट चार्ज होना चाहिए, पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में। तो डाइपोल बनने के लिए प्लस क्यू माइनस क्यू चाहिए, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा, डाइपोल नहीं बनेगा। और कहेंगे एंड हेंस लिख दो, डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट एटम या मॉलिक्यूल इज जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि डाइपोल बना ही नहीं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में H2, O2, कुछ भी केमिस्ट्री पढ़े हैं,
केमिस्ट्री में पढ़े, लेकिन एक चीज बताओ, इसी नॉन पोलर सब्सटेंस को, इसी नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर किसी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स है, वह शिफ्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में, ये बात सही है, उसको पुश करेगा, फाइनली डाइपोल बन जाएगा। तो तुमसे कोई सवाल पूछे कि नॉन पोलर सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तुम क्या बताएगा? 0। लेकिन जब इसको कहाँ रख दें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। लिख दो, when note, when non-polar substance is placed in electric field, electric field स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मोर देन सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, देन डाइपोल इज फॉर्म्ड। अगर नॉन पोलर सब्सटेंस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देगा तो वैसी स्थिति में डाइपोल शो कर देगा। इन दैट केस डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इज नॉट 0, कुछ ना कुछ होगा। देखो, इन दैट केस डाइपोल मोमेंट क्या लिख दिए? डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस ब्रैकेट बंद कर दो, इज नॉट 0। ठीक है, फिर से नॉन पोलर, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड करेगा किससे? सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो डाइपोल नहीं बनेगा। नॉन पोलर कहेंगे, एग्जांपल है। डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है? 0 होता है। लेकिन when it is placed in strong electric field, then it shows dipole moment। जब उसको कहाँ रख देंगे? अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ओके, लिख लो, हो गया। ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, पढ़ना है टॉपिक क्या? डाइलेक्ट्रिक। ठीक, इस टॉपिक लिख लो। अब लिखो पोलर, तो जो पढ़े उसका रिवर्स कर दो, सिर्फ नोट लगा देंगे, इसमें कुछ समझाएंगे नहीं। देखो पोलर, देखो पोलर, पोलर सब्सटेंस, इसमें तुम क्या करो? सिर्फ लिखो, सुन लो, लिख रहा वेन, देखो वेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ electrons does not coincide जानते हैं? ओवरलैप करना, सट जाना। coincide with the center of mass of protons, coincide नहीं हुआ, then dipole is formed, and such type of substance is said to be polar substance। समझाना नहीं है, समझ में आ गया, इतना समझता है, सब समझता है।
अगर कोइंसाइड ही नहीं करेगा तो डाइपोल बनेगा। हो एग्जाम्पल देखो, HCl, H2O, पता नहीं हमको उतना नहीं आता है केमिस्ट्री, ठीक। तो इसका सेंट्रोमर्स कोइंसाइड नहीं करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा। तो जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ डाइपोल बनेगा, कुछ ना कुछ डाइपोल बनेगा। क्या करते हैं, पोलर लिख लो। देखो चौक बरसात में थोड़ा ढीला हो जाता है, साफ नहीं चलता है। चलो अब देखो, कंडक्टिविटी के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंस चार तरह का होता है। सब पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू सब लिखना है। कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस या मैटर। एक होता है कंडक्टर, हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो एक लाइन में खत्म। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ free electrons and its conductivity is due to its free electrons, और इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। चलो सेकेंड टाइप है सेमीकंडक्टर, सब पढ़ा चुके हैं, बस एक लेवल खत्म। सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है कि इसका कंडक्टिविटी होल, नया टर्म आ गया, पढ़ाएंगे मॉडर्न में, लिख लो, ज्यादा नहीं समझना है। इट्स कंडक्टिविटी is due to movement of holes, और है कि बहुत सिंपल है, एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में तो समझाएंगे थे, फर्स्ट बेसिक क्लास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉरी सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, पढ़ाई भी किए थे। खैर, तो इसका जो कंडक्टिविटी ये होता है किसके मूव करने से, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लूजली बॉन्डेड होता है, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बात करना, टाइम में बात करना। इंसुलेटर इंसुलेटर होता है मेल्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, बहुत इसको इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है। कहने का मतलब किसी भी हालत में कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, इट डज नॉट शो। एनी टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। आज नहीं समझ में आया तो कभी समझ नहीं आएगा, आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा। किसी भी टाइप का कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। और चौथा है अपना डाइइलेक्ट्रिक, जो हमको आज पढ़ना है, ठीक। देखो चौथा लिख लो, डाइइलेक्ट्रिक। तो आज का हीरो है यही डाइइलेक्ट्रिक। देखो कंडक्टर तो पूरा करंट पढ़ना है, पूरा इलेक्ट्रिक पढ़ना है, पूरा फिजिक्स में कंडक्टर है, बात खत्म। सेमी कंडक्टर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में, लेकिन बेसिक हम लोग जान चुके हैं। इंसुलेटर के बारे में कोई पढ़ाई होती नहीं है, इंसुलेटर है जो तुम लोग है, और कंप्लीट इंसुलेटर है। कहेंगे होमवर्क करो, नहीं करेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिससे लगता है कि हम जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं और गार्जियन तो फीस दे ही रहे हैं। इसलिए इंसुलेटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरा सामने वाला बच्चा, ठीक।
बच गया डाइलेक्ट्रिक। क्या बच गया? डाइलेक्ट्रिक। सोचो, सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैच करता है किससे? कंडक्टर से। तो डाइलेक्ट्रिक का मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या करता है? इंसुलेटर से। बहुत सारा बुक तो कहता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर है, लिखा भी होगा, तुमको पढ़ा भी होगा, लेकिन रियल में यह इंसुलेटर है, सॉरी क्या बोल दिए, रियल में यह इंसुलेटर नहीं है। या यूं कहो कि इसका प्रॉपर्टी कुछ इंसुलेटर से मैच करता है, लेकिन सब प्रॉपर्टी मैच नहीं करता। फिर से, डाइलेक्ट्रिक का सारा प्रॉपर्टी इंसुलेटर से मैच नहीं करता है, इसलिए इसको इंसुलेटर नहीं कहेंगे। और कोई कह भी रहा है तो उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यह याद रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं होता है। ओके, देखो एकदम निचोड़ बता रहा है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, साफ सुथरा। इसको लिख लो। लिखो डाइलेक्ट्रिक। टॉपिक तो आज का हीरो है कौन? डाइलेक्ट्रिक। और वीडियो लंबा होगा, आप घबराइएगा नहीं, लंबा तो 40 के आसपास सारा खत्म कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक का। ओके, देखो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। चलो कुछ बुक का विजय रखना है तो लिखो, बेसिकली it is insulator, but some properties are different, from it का मतलब इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेटर मान लीजिए, लेकिन सारा प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो पहले आप चेंज करो। देखो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज होते हैं वह डाइपोल के फॉर्म में डिसऑर्डर और में जैसे थे बिखरे होते हैं। देखो वी नो दैट, क्या लिख दिए, we know that charges on dielectric is distributed in the form of dipole। समझिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा उसको और क्लियर कर देते हैं, और क्लियर नहीं है तो क्लियर तो अच्छी बात, रिवीजन हो रहा है, ध्यान देना। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज होगा, डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज होगा हमेशा डिसऑर्डर में रहेगा, जैसे तैसे बिखरा हुआ होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिख दिए, चार्जेज ऑन डाइलेक्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल इन, क्या बोलते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिसऑर्डर, जैसे मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक है, मान लो कि यह ऐसे दिखाओ किताब में, ये मान लो कि प्लस है, देखिए माइनस है, कुछ ऐसे होगा। अगर यहाँ मान के प्लस है, देखिए माइनस होगा, कुछ ऐसे होगा। अगर यहाँ माइनस है, देखिए प्लस होगा। जैसे तैसे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस होगा माइनस होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। डाइपोल के फॉर्म में रहता है, ये जैसे तैसे अलाइन रहता है। अलाइन मतलब क्या बोलते हैं, झुका होना, जो भी हो। हाँ, डिसऑर्डर बोलते हैं, कहीं भी होगा, माइनस होगा प्लस होगा, कोई दिक्कत है। तो ये लिख लो, फोटो बनाओ। ये डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज होता है डाइपोल ग्रुप रहता है, लेकिन जैसे तैसे रहता है। फिर से, डाइलेक्ट्रिक में, समझ गया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें जो चार्ज होगा वह जैसे तैसे ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है, लिख लीजिए। अच्छा, इसको लिख लीजिए। अब क्या है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, ध्यान देना,
जब इसको कहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाहर वाला फील्ड में। देखो अगला पॉइंट, इसमें व्हेन डाइलेक्ट्रिक is placed in uniform electric field, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वह एक ढंग का एलाइन होता है, ठीक है। देन नेगेटिव चार्जेज ऑफ dielectric starts to shift in opposite direction of electric field। कहने का मतलब हुआ कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, बाहर वाले फील्ड में, जब इसको कहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसी डाई इलेक्ट्रिक का जो चार्ज होगा वह ऐसे अरेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक हो गया, यह माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। बोलो, माइनस हो गया और प्लस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। जितना भी है वह माइनस प्लस इस तरह से अलाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, आ रहा है। जितना भी है वह माइनस प्लस होएगा। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। तो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज होता है, डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है, मोटा मोटी थेट में। इसमें जो ही माइनस होगा सब इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो प्लस होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर बना लिया। अब हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड विचार, सॉरी एक डाइपोल पर विचार करेंगे। अब पूरा डाइलेक्ट्रिक पर पढ़ना संभव नहीं है, पूरा थोड़े पढ़ेंगे, एगो पढ़ना पढ़ेंगे। लिखो, वी कंसीडर ए सिंगल डाइपोल, वी कंसीडर ए सिंगल डाइपोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो वी कंसीडर, समझना आज का क्लास इंपॉर्टेंट, वी कंसीडर ए सिंगल डाइपोल। हम लोग किसी एक डाइपोल विचार किए, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक सिंपल डाइपोल आ गया, माने हो रहा है सब पर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसी एक पर, पढ़ लेंगे, एक पर जो निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तुम सोचो कि हम पढ़ाई क्या है, पोलर पोलर, कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाए तो नॉन पोलर, नहीं कोइंसाइड करे तो पोलर। तो ये डाइपोल ग्रुप में आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ इंसुलेटर में कुछ डाइपोल है जो पोलर है, ठीक, और कुछ क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलरिटी कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन पोलर तो हमेशा शो करेगा। तो मान लो सब पोलर है, अगर नॉन पोलर मानिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया, फिर से नॉन पोलर मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, अब पोलर मानेंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर पोलर हो या नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। इसको मिटा लें, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे अब ध्यान दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यह माइनस चार्ज होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट इंटू क्यू कहो, ई नॉट इंटू ई कहो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट इंटू ई कहो, ई नॉट इंटू क्यू कहो। प्लस के लिए ये प्लस मान लिया, या दिक्कत है तो यहाँ पर प्लस क्यू कह दो, माइनस क्यू कह दो, ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो नेट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो क्या होगा, जीरो।
नेट फोर्स ऑन डाइपोल ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, 0 हो गया, तय। अब सवाल है नेट फोर्स तो 0 है, ये बात भी सही है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे, ध्यान दो यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ बताएंगे ब्रेक डाउन, यहाँ बताएंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और दोनों में इतना कंफ्यूजन होता है कि मत करो, इसलिए ध्यान देना। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाला, बाहर से फील्ड दिए हैं, कहाँ से फील्ड दिए हैं, बाहर से, बैटरी से दिए हैं, ठीक। यह बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, किसका डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक का, पर फोर्स देगा, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। सोचो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा, बाहर वाला कम होगा, तो ये खिंचाएगा नहीं। तो जैसे जैसे फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे, यह भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। एक समय आएगा कि लगता है कि टूट गया। तो कोई तो मैग्नीट्यूड होगा जहां पर यह चार्जेज ऑफ डाइपोल डिटैच हो जाएगा, कोई तो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा जिस पर चार्जेज ऑफ डाइपोल डिटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। यह बैटरी हम बाहर दिए हैं, दो यह बैटरी बाहर दी वैसा ही है, लेकिन यह वैल्यू इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है, अंदर का जो फोर्स या जो भी कहिए ताकत है, स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा होगा या वहां तक होगा, तभी हम उसको हटा सकते हैं। तो वह उसके अंदर वाले फील्ड को ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो लिखो द मिनिमम या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at which charges of dipole, ध्यान दो, charges of dipole of dielectric detach from dipole, या डाइपोल टूटना स्टार्ट कर दे, ठीक, देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is said to be dielectric strength, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं, या फील्ड स्ट्रेंथ, या कहो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लिखो इसको, देख लिए, इसको हम तुमको 10 बार समझाएंगे, तब तक समझाएंगे जब तक कि तुमको याद ना हो जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। देखो पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, नहीं जानना ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन से। चलो एक बार फिर से, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइलेक्ट्रिक था, क्या था, सॉरी डाइपोल था, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, ये क्या होगा, प्लस क्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए। यह वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जहां पर यह प्लस माइनस जो है, माइनस क्यू अलग है और प्लस क्यू अलग हो जाए, तो वह कम से कम जिस पर अलग हो जाए उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक, ओके ओके ओके, लिख दिए। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वह मैटर का अपना प्रॉपर्टी होता है, बाहर का मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा,
किससे कम होगा? अरे इंसुलेटर में बहुत सारे इंसुलेटर है, तो उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक होगा। तो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग, सेम अलग अलग, ठीक। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर मटेरियल का अपना अपना होता है, यह मैटर का अपना प्रॉपर्टी होता है। तो लिखो स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक is its own properties। क्या है properties? इस पे में मत ध्यान देना, अपना अपना होता है मैटर, मैटर का अपना गुण होता है, इसको बाहर से मतलब नहीं है। ले दो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, यह एक्सटर्नल सोर्स से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा स्पेलिंग देखो। अब देखो दूसरी बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वह ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहने का मतलब है कि इस तरह रहेगा फिर भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ वही होगा, और शेप होगा ऐसे कुछ कर दे फिर भी वही रहेगा, क्योंकि वह स्ट्रेंथ को चेक करता है डाइपोल का। घबराओ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिटैच करता है? चार्ज को। चार्ज कहाँ रहता है? डाइपोल में। किसका डाइपोल? तो डाइइलेक्ट्रिक का। तो डाइइलेक्ट्रिक का शेप छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो उसको चार्ज को हटाना है ना, तो चार्ज को हटाना है तो चार्ज आता है डाइपोल में। किसका डाइपोल? इलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक का। तो डाइइलेक्ट्रिक के डाइपोल के चार्ज को हटाने के लिए डाइइलेक्ट्रिक के शेप से कोई मतलब नहीं है। मान लो कि एक किताब है, ये डाइइलेक्ट्रिक है, तो इसका चार्ज ऐसे रहे वैसे रहे तो उसी रहेगा ना, इसको ऐसे क्या फर्क पड़ता है? वही रहेगा। तो शेप लंबा करो, छोटा करो, मोटा करो, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो ठीक है। तो एक शब्द देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो ऑब्जेक्टिव से होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। ज्योमेट्रिकल शेप साइज का कोई मतलब नहीं रखता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता दे। एक टर्म आ गया ब्रेक डाउन वोल्टेज। लिखो ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो लिखो इट इज द मिनिमम, हंसी आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला which is applied across the dielectric, across the dielectric at which charges of electron, charges of dielectric detach. Then it is said to be
break down voltage, down voltage। हंसता होगा कि दोनों में अंतर क्या हो, दोनों सब बराबर बताए हैं, सीधे उसी परिभाषा को उतार दिए हैं। देखो अंतर क्या है, लिखो, बताते हैं अंतर क्या है। देखो नोट, numerically they are equal, dielectric strength और breakdown voltage both are equal। लिख देते हैं, सब लिख देते हैं, छोटा नहीं है। numerically breakdown voltage and dielectric strength are equal। मान लो कि ये एक डायलेक्ट्रिक, ठीक, डिसऑर्डर है, प्लस माइनस है, ध्यान देना, इसको जोड़ दिया बैटरी से, ठीक। तो ई नोट जो है यह किसकी प्रॉपर्टी है, बैटरी का। ई नोट क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, बैटरी का। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज किसकी प्रॉपर्टी है, बैटरी का, एक्सटर्नल सोर्स का। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होगा इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल सोर्स, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह प्रॉपर्टी मैटर का नहीं है, ये बार का, बार बढ़ाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा, बार बढ़ाएंगे तो वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। किसी प्रॉपर्टी है सोर्स का, जब इसका डायमेंशन अलग अलग हो जाएगा तो बैकग्राउंड वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड नहीं किया, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज शेप पर डिपेंड करता है। लिख देते हैं, इट डिपेंड्स, लिखो, अपॉन the geometrical shape of dielectric, देखो, the geometrical shape of dielectric। जिसको नहीं समझ में आया होगा 2 बार 3 बार पॉज कर लिखेगा और उसको समझेगा, सुनेगा, तब समझ में आएगा। एकदम साफ साफ लिखा गया है। अब लिखो, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, induced charge on dielectric। देखो, induced charge on dielectric। उगना मत, घड़ी देख के 5 मिनट, 5 मिनट मोर, ओके, 5, ये 5 मिनट। सपोज करो कि ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है, समझो, लिखा मत करो, ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है, इसको हम इलेक्ट्रिक में डाल दिए। अभी थोड़ा देर पहले है कि जितना भी माइनस चार्ज है यहाँ चला आएगा। हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, इंडक्शन कंडक्टर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इंडक्शन कंडक्टर। 5 मिनट और कहाँ पढ़े थे, इंडक्शन कंडक्टर। आज पढ़े इंडक्शन इन डाइलेक्ट्रिक। टॉपिक डाल दो, इंडक्शन इन डाइलेक्ट्रिक। बातें क्या है, ठीक है। तो ये मैच हो गया, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो गया, सब पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं, कहाँ पढ़े, कंडक्टर। तो ये बाउंड्री फील्ड है, लिख दो, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is placed in electric field x
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन चलो पूरा कहानी लिखेंगे। तो यहां पर बाहर फील्ड है ई नॉट, बाहर कितना वाला, बाहर वाला, ये माइनस क्यू, ये क्या हो प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसको इंड्यूस प्लस क्यू इंड्यूस। यह जो चार्ज आया माइनस क्यू प्लस क्यू, यह इसी के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, इसका जहां शिफ्ट किया प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से ई इंड्यूस, यह ई इंड्यूस, फिर से यह बाहर वाला फील्ड है, यह क्या है, बाहर वाला फील्ड है, यह बाहर वाला फील्ड है, यह है माइनस चार्ज प्लस चार्ज का फील्ड, दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, आप सब पढ़ा चुके हैं। तो ई नेट कितना होगा, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दो सब पढ़ा चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाहर वाला प्लस ई इंड्यूस। ठीक, अब क्या करो कि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वेक्टर डालो, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, सही जा रहा है। ठीक ठीक, अब नाम सुनना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो बोलिए, मिटा दें, ठीक मिटा दें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो देखिए समझने के लिए बताते हैं। जैसे मान लो कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि 100 न्यूटन पर कूलम, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, ये बाहर का समझने के लिए, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, तो वो समझा कर समझ में आ जाएगा। बाहर का फील्ड कितना है 100, इसको ई नॉट कर दो। अब इसको हम डाल दिए कहां पर, सॉरी एक डाई इलेक्ट्रिक को इसमें डाल दिए, एक डाई इलेक्ट्रिक को इसमें डाल दिए, तब आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट आ गया 25 मीटर पर कूलम। समझो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 100 न्यूटन पर कूलम, कितना था 100 न्यूटन पर कूलम, अब कितना हो गया 25 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हुआ कितना फैक्टर घट गया, तब बोलेंगे ई नेट 25 इज इक्वल टू 100 बटे के, एक के टाइम्स, के क्या होगा 5 हो जाएगा, जा 4 हो जाएगा। तो यूं कहो कि के को डिफाइन कर सकते हैं बाहर वाला बटे ई नेट, बाहर वाला बटे ई नेट, बाहर वाला बटे ई नेट, ठीक है। लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ external electric field and net electric field inside the dielectric। आज तुम लोगों को दिमाग जो है घूम गया होगा, इस सब कौन टॉपिक डाल दिए, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। इसको मिटा दो, तो लिख लो, इसको लिख लेना समझने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, लिख लो, लिख लिया, ठीक। अब आ जाओ जहां था, लिख लिया, ये कह सकता है K इक्वल टू ई नॉट बटे ई नेट, ये बाहर वाला, आइए भीतर, किसके भीतर, डाइलेक्ट्रिक भीतर, भीतर वाला डाई इलेक्ट्रिक के अंदर,
ठीक, लिख लिए। अच्छा, इसको लिखो, मिटा दें, डालते हैं, चलो मिटा दिए। अब आओ फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था बोलो, ई नेट ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। अब जो पढ़े डिफरेंशन इसको लेते हैं ई नॉट बाई के, अरे पढ़ा है ई नॉट बाई ई नेट, क्या ध्यान है, ये पढ़ा है। तो ई नेट क्या होगा, ई नॉट बाई के, ई नेट क्या होगा, ई नेट इधर चला जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, सो ई इंड्यूस इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, ये याद रखना, या ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। ये बाहर वाला है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या क्या बोल रहे हैं, मुंह दुखा गया। अब ध्यान दो कि फॉर कंडक्टर पढ़ाए थे के कितना होता है बोलो, इंफिनिटी, तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा बोलो, ई नॉट, यानी कि बाहर वाला फील्ड और भीतर वाला फील्ड बराबर होता है, ताकि नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो। बाहर वाला फील्ड और इंड्यूस का फील्ड जो होगा बराबर होगा, ताकि ई नेट क्या हो जाए, जीरो। ऐसे भी ई नेट जो होता है, पढ़ा है ना, ई नॉट बाई के, तो फॉर कंडक्टर ई नॉट बाई इंफिनिटी, यानी कि जीरो। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो, पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो ही पढ़े, दो बार में पढ़िएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग खूब करते हैं, ई इंड्यूस, इसलिए दो बार में पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, बाय।